नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल में ही यूपीएससी की फाइनल परीक्षा का रिज़ल्ट आया है और इस रिज़ल्ट में बिहार के शुभम कुमार टॉप किए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जागृति सिविल सेवा की परीक्षा एक बार फिर से चर्चाओं में है और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा होती क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा जो है, बेटा या बेटी हो, वो आईआईटी या मेडिकल जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को पास करके देश की सेवा में योगदान दे। लेकिन वही बच्चा जब आईआईटी, मेडिकल और एमबीए, आईआईएम जैसी संस्थाओं से कर पास आउट होकर निकलता है तो वो उन शिक्षाओं या उस क्षेत्र में कार्य करने की बजाय सिविल सेवा में जाने का प्रयास करता है। अब समस्या या प्रश्न ये उठता है कि वो पहले से ही एक बेहतरीन कार्य क्षेत्र में है, अपनी बौद्धिकता और इंटेलिजेंसी साबित कर चुके हैं, तो फिर ऐसा क्या है सिविल सेवाओं में कि इस श्रेणी के बच्चे भी जो है सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। जैसे इस बार के टॉपर जो शुभम कुमार हैं, वो भी आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ये भी इंजीनियरिंग फील्ड से ही हैं और ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे थे। तो फिर सिविल सेवा में ऐसा क्या है? तो सिविल सेवा या नागरिक सेवा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। केंद्रीय स्तर पर या भारत स्तर पर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संस्था है जो नागरिक सेवाओं के लिए बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराती है और यूपीएससी की इसी परीक्षाओं में लगभग 32 प्रकार के सेवाएं आती हैं, जिसमें से 3 अखिल भारतीय हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो आगे चलकर कलेक्टर, कमिश्नर और सचिव, मुख्य सचिव जैसे अधिकारी इस सेवा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा आती है, जिसमें भारत के विभिन्न देशों में राजदूत और उच्चायुक्त आते हैं। और तीसरी है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, जिसमें जिलों के कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और डीजीपी जैसे अधिकारी आते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो सर्विसें हैं, इस तरह से लगभग 32 सर्विसें जो आती हैं, यूपीएससी अपनी परीक्षा के माध्यम से इन्हें चयनित करती है। तो आईएएस जब जिले में उसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण पोस्टिंग होती है डीएम या कलेक्टर की। अब डीएम के बारे में आप समझ सकते हैं। डीएम के बारे में एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि पूरे देश में 3 तो पद ही हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम यानी प्रधानमंत्री, जो देश का प्रमुख होता है, सीएम मुख्यमंत्री, जो राज्य का प्रमुख होता है, और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश या जिला दंडाधिकारी, जिलाधीश, जो किसी भी जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। तो उनके इस वक्तव्य से हमें डीएम पोस्ट की वैल्यू पता चलती है। इंडियन सिविल सर्विस या आईसीएस भारत में ये
सेवा जो है अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में इन सेवाओं को प्रारंभ किया था। लोग कहते हैं कि आज भारत में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ों की देन है, जबकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए इन सेवाओं का सृजन किया। और ये काफ़ी कठिन परीक्षा होती थी और इसकी परीक्षा देने इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो भारतीयों के लिए इसमें और भी कठिन नियम कानून थे। जैसे पहले 23 वर्ष तक के व्यक्ति परीक्षा दे सकते थे, बाद में 19 वर्ष तक कर दिया। तो इसको भारतीयों के लिए और कठिन से कठिन बनाया। और आप इसकी कठिनाई इससे समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों के साल में मात्र 4 ICS हुए, इंडियन सिविल सर्विस में, और सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो देखा जाए तो चारों बंगाल से थे और इन चारों को बाद में इस्तीफा देना पड़ा। सबके अलग अलग कारण रहे और जबकि मूल उद्देश्य अंग्रेजों का था कि भारतीय इन सेवाओं में ना आ पाए, क्योंकि अफसर हमेशा अंग्रेज होता था और इनकी व्यवस्था उस समय DM पद नहीं होता था। शुरुआत में कलेक्टर का पद हुआ और कलेक्टर का पद जो है वो उसका नामकरण कलेक्टर इसलिए पड़ा कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, मतलब लगान वसूली का काम जिले में कलेक्टर की जिम्मेदारी होती थी और इसलिए इसका नाम कलेक्टर पड़ा। आज भी राजस्व से संबंधित सभी जवाबदारियां जिलों में कलेक्टर को ही होती हैं। राजस्व से संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे वाणिज्य कर विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे पंजीयन विभाग हो और GST अब भी आ गया है, तो ये सारे कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं। तो चूँकि ICS उस समय अंग्रेजी होते थे, इसलिए इनका भव्य गरिमा मंडल रहा और वो गरिमा मंडल आज भी बरकरार है। और यही कारण है कि कलेक्टर को या IAS लोगों को आज नौकरशाह कहा जाता है। मतलब ये सरकार के नौकर तो हैं ही, इसके साथ ही इनकी व्यवस्थाएं, इनकी सुविधाएं, इनका पावर जो है वो शाह जैसा है, राजाओं जैसा है, इसलिए नौकरशाह है। तो इसलिए ये परीक्षा जो है इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बिहार के शुभम कुमार जब इस परीक्षा को टॉप करते हैं, पहले स्थान पे आते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने खुद उनके घर पहुंचते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि मुख्यमंत्री जो है जिले का प्रशासनिक और वैधानिक मुखिया होता है और सामान्यतः वो किसी के घर बहुत कम जाता है, लेकिन एक IAS या UPSC टॉपर के घर वो खुद बधाई देने जाते हैं। तो इससे इसकी भूमिका आप समझ सकते हैं। तो जिले में सारे पावर कलेक्टर के पास होते हैं। इसके अधीन लगभग 56 विभाग होते हैं, हर विभाग का वो मालिक होता है। तो इस तरह से इस पद के साथ एक अलग ही ग्रामर जुड़ा होता है। जब आप IIT या MBBS करके अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप कितने बड़े भी इंजीनियर होंगे पर आपको आपके ऑफिस के बाहर कोई नहीं आता, पर कलेक्टर को सब जानते हैं। तो UPSC ये परीक्षा लेती है और ये 3 चरणों में परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स, मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और अंत में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव होता है, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें जो है वो भी हमें गोले भरने होते हैं 4 विकल्पों में। और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा यही परीक्षा होती है। और इसके बाद तीसरा जो है वो साक्षात्कार, तो इसमें व्यक्ति का साक्षात्कार मौखिक परीक्षा होती है और इन तीनों के मार्क्स मिलाने के तीनों के नहीं, सॉरी 2 के मार्क्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स से रिजल्ट तैयार होता है। अब इन परीक्षाओं की तैयारी
कोई भी सामान्य ग्रेजुएट यानी स्नातक व्यक्ति कर सकता है, चाहे आप बीए से हों या फिर बीएससी, बीकॉम, बीसीए और इस तरह की जो है ग्रेजुएशन के कोर्स किए हुए हैं। तो आप यदि 21 वर्ष से 28 वर्ष सामान्य में आ रहे हैं तो आप इनके एग्ज़ाम दे सकते हैं और आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट भी दी गई है। सामान्य के लिए सिर्फ 4 अटैम्प्ट देने की छूट है कि सिर्फ 4 बार परीक्षाएं दे सकते हैं। इसके अलावा इससे जो है अलग अलग आरक्षण वर्ग में जो है 8 अटैम्प्ट्स की छूट है। तो यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती है क्योंकि इसमें किसी एक विषय के बारे में नहीं पूछा जाता है। इन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन में सामान्य शब्द जरूर जुड़ा है, पर ये सामान्य दरअसल नहीं होता है। ये बहुत ही विस्तृत और असामान्य होता है। और इसे आप ये समझ सकते हैं कि आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है, विज्ञान और तकनीक भी पढ़ना है, राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है, लोक प्रशासन भी पढ़ना है, समाज शास्त्र भी पढ़ना है। इसके साथ ही जो है जो गणित और तर्कशास्त्र के साथ नैतिक शास्त्र इत्यादि भी पढ़ना, समसामयिक घटनाओं पर भी नज़र रखना, खेलों की जानकारी भी रखना है। तो ये सामान्य अध्ययन बहुत विस्तृत होता है और इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सतही स्तर के नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी विस्तृत स्तर पर पूछे जाते हैं और इनके लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और यदि आप ये मेहनत कर सकते हैं तो आराम से आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा कितनी टफ होती है कि हर साल लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा देते हैं और अंतिम परिणाम में मात्र कुछ 100 प्रतिभागी ही सफल होते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। तो ये सिविल सेवा की एक परिचयात्मक जानकारी है। अगले वीडियो में हम और विस्तार से इस परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी की जाती है उनकी चर्चा करेंगे और उन तैयारियों के दौरान हमें क्या क्या करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम आगे भी चर्चा करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके कोई प्रश्न इन तैयारियों और परीक्षाओं से संबंधित है या कोई समस्या है या कोई आप नवीन जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपने प्रश्न लिखिए। हम आगे उन पर भी वीडियो बनाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा के ज़रूर, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।